आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारी कक्षा में। बीए प्रथम वर्ष हिंदी अनिवार्य सेमेस्टर 2 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम हमारे राज ऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का जो पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार हम यहाँ कुछ ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। और इसमें बहुत सारे कवियों की चर्चा करने के बाद हम पहुंच गए हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी पर। अज्ञे जी जो है वो आधुनिक काल के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि के रूप में, कवि साहित्यकार के रूप में उनका नाम लिया जाता है। आजादी से पहले और आजादी के बाद दोनों ही तरफ इनका जो साहित्य है बड़ा महत्वपूर्ण है। इनकी कुछ एक रचनाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनमें असाध्य वीणा एक बहुत महत्वपूर्ण, इनकी एक लंबी कविता आ, के रूप में बहुत चर्चित वह रचना है असाध्य वीणा। मैं समझता हूँ जब आप एमए करेंगे हिंदी से तब आपको वह रचना पढ़नी होगी। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं और ये बहुत यायावर प्रवृत्ति थी इनकी, तो ये घूमते भी बहुत थे और घूम घूम करके इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। यात्रा वृतांत इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। तो आज हम इन्हीं की एक रचना पर बात करेंगे। अज्ञे जी के बारे में थोड़ा सा और ये जान लेना बहुत ठीक है कि ये केमिस्ट्री के शिक्षक थे, केमिस्ट्री के, है ना, रसायन शास्त्री थे ये। लेकिन इनकी रुचि साहित्य में थी। रसायन शास्त्री होते हुए ये भारत की आजादी के लिए इन्होंने बड़ा संघर्ष किया और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद के साथ इन्होंने मिलकर के क्रांतिकारी की भूमिका निभाई। इन्होंने क्योंकि ये रसायन शास्त्री थे इसीलिए ये क्रांतिकारियों को बम बना करके भी दिया करते थे। ऐसी ऐसी इनकी योग्यता थी। साथ ही ये जो इनका अज्ञेय नाम था, ये वास्तव में इनका नाम नहीं था, ये अज्ञेय नाम बाद में पड़ा। इनका, इनके पिता का नाम हीरानंद था, इनका नाम सच्चिदानंद था। वात्स्यायन इनकी जाति है या इनका उपनाम है जो इन्होंने अपने जाति के आधार पर लगाया है पीछे। और अज्ञेय नाम जो है, ऐसा कहा जाता है कि जैनेन्द्र और मुंशी प्रेमचंद के एक वार्तालाप के कारण ये नाम इनका पड़ा। जिस समय क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में प्रतिबंधित थी, उस समय ये कहीं छुपे हुए थे और इन्होंने कोई कहानी छपने के लिए भेजी थी। मुंशी प्रेमचंद जी उन दिनों हंस नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन किया करते थे। तो जब जैनेन्द्र से उन्होंने पूछा कि ये रचना किसकी है, तो जैनेन्द्र ने कहा कि इसके जो रचनाकार हैं वो अज्ञेय हैं। तब मुंशी प्रेमचंद ने वह रचना अज्ञेय नाम से प्रकाशित की और इनका नाम ही अज्ञेय पड़ गया। ठीक है। अज्ञेय जी बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, बहुत सारे विषयों में इनकी रुचि थी, जैसा मैंने बताया भी आपको। और हीरानंद शास्त्री जो थे, ये इनके पिता हीरानंद शास्त्री, ये बहुत बड़े एक पुरातत्ववेत्ता थे। आपने अगर सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा, इस तरफ जो ये खुदाई से संबंधित और सभ्यताओं की खुदाई से संबंधित अगर आपने कुछ जानकारी, आपको अगर इतिहास पढ़ते हुए या राजस्थान का जीके पढ़ते हुए अगर आपने कभी नाम ध्यान में आया हो, तो वहाँ हीरानंद शास्त्री का नाम आता है। तो ये इस तरह से हीरानंद शास्त्री, राखलदास बनर्जी, ये बहुत सारे लोग उस समय एक पुरातत्ववेत्ता के रूप में काम कर रहे थे। तो उनके ये पुत्र थे और बड़े विद्वान व्यक्ति थे अज्ञे। तार सप्तक का इन्होंने संपादन किया था। इनकी एक रचना का नाम था तार सप्तक, जिसमें 7 कवियों की रचनाओं का संकलन इन्होंने किया, तार सप्तक। इस तार सप्तक से ऐसा कहा जाता है कि हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ हुआ। अब प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ? लगभग 1943 में। इससे पहले अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो छायावाद 1936 तक था और 1936 से प्रगतिवाद था। तो प्रगतिवादी रचनाओं के समापन के बाद एक नए प्रकार का एक साहित्य ये हिंदी साहित्य में लाए, जिसे प्रयोगवादी साहित्य कहा जाता है। और उसके बाद 1953 के आसपास से या 51 के आसपास से एक नई काव्य धारा ये लाए हमारे बीच में, जिसे नई कविता कहा गया। तो ये अगर हम बात करें तो बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और लीडरशिप की इनमें बड़ी अच्छी खूबियां थी। और यही कारण था कि ये अपने समय के साहित्य का इन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व किया। 2 काल साहित्य में, आधुनिक
कविता के साहित्य में या आधुनिक साहित्य में जो दो काल हमें देखने को मिलते हैं, प्रयोगवाद और नई कविता, वो अज्ञे जी के प्रभाव से ही हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और तमाम तरह के इनको पुरस्कार प्राप्त हुए थे। और इनकी जो रचनाएं हैं उनमें विशेष रूप से अस्तित्ववाद के दर्शन होते हैं। अस्तित्ववाद क्या है, इस पर कभी चर्चा करेंगे बाद में। अभी हम इनकी एक कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा का नाम आपने सुना होगा बहुत पहले। कब? हिरोशिमा के साथ एक नाम और आता है, नागासाकी। ठीक है, ये दोनों ही शहर हैं जापान के। ये दो शहर थे जापान के। जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर, एक बंदरगाह था पर्ल हार्बर, उस पर जब आक्रमण किया और अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उस समय अमेरिका ने इस हार का बदला लेने के लिए या उस हमले का बदला लेने के लिए जापान पर 2 अणु बम गिराए। अणु बम, एटम बम जिसे हम कहते हैं, एटम बम। उस समय पहली बार एटम बम का प्रयोग हुआ था। 6 अगस्त 1945 को बम गिराया हिरोशिमा पर, जिसका नाम था लिटिल बॉय। बम का नाम था लिटिल बॉय। बम तो बड़ा था, नाम था उसका लिटिल बॉय। और उसके बाद 9 अगस्त 1945 को उन्होंने एक बम गिराया जिसका नाम था फैट मैन। तो 2 बम, बड़े बम, एटम बम अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराए और उसके बाद जापान का जो हाल था वो बहुत बेकार हो गया, बहुत खराब स्थिति हो गई जापान की। और जापान ने कभी ऐसा कल्पना नहीं की थी जापान ने कि इस तरह का एक बड़ा हमला उसके ऊपर हो सकता है। पिछले दिनों एक जो फिल्म थी उसको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है और उस फिल्म का नाम है ओपनहाइमर। ओपनहाइमर, अगर आपने इसका नाम सुना है। ओपनहाइमर वो एक अ, वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटम बम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी के जीवन पर ओपनहाइमर नाम की एक फिल्म बनी है जिस पर अभी ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये हिरोशिमा से जुड़ती हैं सारी बातें, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इतिहास और राजनीति में आपको ये बातें पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन आप देखें कि इतिहास और राजनीति साहित्य को भी प्रभावित करती है। इसीलिए इस तरह की रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने हवाई जहाज में बैठ करके एक कविता लिखी। और ये कविता तब उन्होंने लिखी जब वो हिरोशिमा नगर देखने गए, और जब वो वहां से गुजर रहे थे, वहां की सड़कों पर चल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ पत्थरों पर कुछ मानव आकृतियां उभरी हुई हैं। कुछ पत्थरों पर मानव आकृतियां उभरी हुई हैं। तो उन्होंने किसी से पूछा कि ये ऐसा कैसे है। तो किसी ने बताया कि जब एटम बम यहाँ गिरा था तो जो मनुष्य उस पत्थर के सामने उस समय था, उसकी एटम बम के कारण उसकी जो छाया थी वह उस पत्थर पर अंकित हो गई। आपने एक्सरे करवाया होगा कभी। एक्सरे मशीन के सामने जब किसी व्यक्ति को लिटाया जाता है तो उसके दूसरी तरफ एक फिल्म लगाई जाती है और उस फिल्म पर आपकी अस्थियों के चित्र बन जाते हैं। इसी तरह से जब एटम बम गिरा तो मनुष्य जहां जहां उस एटम बम की किरणों के बीच में मनुष्य आया, तो मनुष्य तो भाप बनकर उड़ गए। भाप बनकर के उड़ गए, इतना भयंकर ये, उसमें से इतनी ऊष्मा निकलती है, इतना अग्नि निकलती है, इतनी प्रचंड उसकी तेज होता है कि वह मनुष्य जो है वह तो भाप बन करके नष्ट हो गए और उनकी जो छाया थी वह पत्थरों पर अंकित हो गई। तो जब उन्होंने ये पत्थरों पर अंकित चित्र देखे तो बड़े दुखी हुए और उन्होंने उसकी भयावहता को अनुभव किया कि वो कितना भयानक बम रहा होगा। और तब उन्होंने वहां से लौटते हुए शायद, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए जब हवाई जहाज में वो बैठे थे, तब उन्होंने ये कविता लिखी, हिरोशिमा। कविता क्या है? एक दिन सहसा सूरज निकला। सूरज तो रोज ही निकलता है, लेकिन एक दिन सहसा सूरज निकला। ऐसा नहीं था कि सुबह के समय ही निकला, एक दिन सहसा अचानक सूरज निकला। अरे क्षितिज पर नहीं। क्षितिज वह स्थान होता है जहां से धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं और रोज क्षितिज से ही सूरज निकलता है। लेकिन ये जो सूरज था, ये अचानक निकलने वाला सूरज था और ये क्षितिज पर नहीं निकला था, ये नगर के चौक में निकला था। यानी कि एक बम नगर के चौक में गिराया गया था और वह सूरज जैसी उसने अग्नि प्रकाशित की थी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं। रोज तो जब सूरज निकलता है उसकी धूप आसमान से बरसती है, लेकिन इस बार धूप आसमान से नहीं बरसी। जब वह बम गिराया गया तो वह फटी मिट्टी से,
वह धरती में गिरा और गिर करके धरती में से वह धूप निकली, यानी कि वह अग्नि जो थी उसकी प्रचंड जो तेज था वह वहां से निकला। कहां से? फटी हुई मिट्टी से। और देखिए, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। वैसे तो जब सूरज निकलता है तो मनुष्य की जो परछाई होती है वो सूरज के दूसरी तरफ बनती है, यहां पर बनती है, इस जगह पर। लेकिन जब सूरज ही नगर के बीच में निकला हो तो जो व्यक्ति यहां पर है उसकी परछाई उसकी परछाई यहां पर पड़ी, और जो यहां पर है उसकी परछाई यहां पर पड़ी। तो चारों तरफ मनुष्यों की परछाइयां पड़ी, क्योंकि वह सूर्य कोई आकाश से नहीं निकला था, वह सूर्य मनुष्य के नगर के बीच वह सूरज निकला था। इसीलिए जब उसका प्रकाश पड़ा तो उसकी छायाएं दिशाहीन होकर के सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। वह पूरब में नहीं हुआ था ये वाला सूरज। किसे कहा जा रहा है सूरज? सूरज कहा जा रहा है उस एटम बम को। काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। ऐसा लगा कि जैसे मौत का सूरज मौत का सूरज हो और उसका कोई रथ हो, और उस रथ के पहिए के अरे, अरे का मतलब ये जो उसकी ये अरे का मतलब होता है ये जो होती है डंडियां जिस पर वो टिका होता है, अराई बोलते हैं ना उसको। तो ये जो सीखें भी कहते हैं ना, सीखें। तो ये जो सीखें हैं जैसे पहिए में सीखें होती हैं, उसी तरह उस सूर्य में से भी किरणें निकली इस तरह से चारों तरफ। यानी कि उस परमाणु बम में से या अणु बम में से चारों तरफ किरणें निकली। इन किरणों को ही क्या कहा गया है? अरे कहा गया है। जैसे मानो सूर्य के रथ के पहिए के अरे सीखें किरणें निकलकर टूट गई हों, चारों दिशा में बिखर गई हों, उसी तरह से दसों दिशा में, चार दिशा नहीं कहा गया है, दसों दिशा में कहा गया है। 10 दिशा कौन सी होती है? तो एक, दो, तीन, चार तो दिशा ये होती है, फिर 5, 6, 7, 8 दिशा ये हो गई, 9 धरती के नीचे और 10 आसमान में। तो ये दसों दिशाएं जो हैं वहां पर उस सूर्य की अग्नि का अनुभव किया गया। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ ही क्षण, ऐसा नहीं था। सूरज तो जैसे उगता है तो उगा रहता है और फिर बहुत घंटों के बाद वो पश्चिम दिशा में जाकर के छुप जाता है। लेकिन ये जो उदय अस्त था, एकदम से प्रकाशित होना, उस एटम बम की जो अग्नि थी उसका प्रकाशित होना, और फिर थोड़ी देर में वह अग्नि ज्योति समाप्त हो गई। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की, केवल एक प्रज्वलित क्षण, एक जला हुआ क्षण जो था, एक सेकंड या एक मिनट या एक पल जो था, जितनी देर वह जला एटम बम, दृश्य सोख लेने वाली एक दोपहरी, फिर दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। उस दोपहर को सारे दृश्य सोख लिए गए, यानी कि जो भी दिखाई दे रहा था वह सब नष्ट हो गया। दृश्य सोख, सोख लेना मतलब ये गलत लिखा हुआ है शायद, सोखना ऐसे लिखा जाता है और दृश्य भी गलत लिखा हुआ है, दृश्य ऐसे लिखा जाता है। तो दृश्य सोख लिए गए, यानी कि जो जो चीजें दिखाई दे रही थी वह नष्ट हो गई। चाहे जो प्रकृति थी वो भी नष्ट हो गई, जो मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं थी वो भी नष्ट हो गई, पशु भी नष्ट हो गए और मनुष्य भी नष्ट हो गए। तो सारे दृश्य सोख लिए गए उस दोपहर को, जब एक क्षण में कोई अग्नि प्रकाशित हुई। फिर क्या हुआ? कवि कहता है, खुद से ही पूछा है, फिर क्या हुआ? छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। अभी आप देखें, जब आप यहां खड़े होते हैं किसी जगह पर, और जब सूर्य यहां से निकलता है तो उस समय हमारी जो परछाई होती है बहुत बड़ी होती है। धीरे धीरे सूरज ऊपर आता है, हमारी परछाई छोटी हो जाती है। फिर जब सूरज इस तरफ आ जाता है हमारी परछाई फिर बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन वो दूसरी तरफ होती है ना। और इसी तरह से जब सूरज पहाड़ के पीछे छुप जाता है, पहाड़ के जब पीछे सूरज छुप जाता है तो वह परछाई भी धीरे 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 बड़ी बड़ी लंबी होकर के वह एक एक बार में नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो आए दिन तो यही होता है, रोज ये होता है कि छायाएं मानव जन की लंबी होकर के समाप्त होती हैं, लेकिन मानव ही सब भाप हो गए। लेकिन अब की बार छायाएं लंबी होकर के नहीं मिटी हैं, मानव ही सब भाप हो गए। एकदम से वह बम पड़ा और पड़ते ही एक ऊर्जा निकली और मनुष्य जितने थे वो सब राख हो गए, भाप हो गए। और छायाएं तो अभी लिखी हैं। वैसे तो मनुष्य की छायाएं जो होती हैं
वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन जब ये एटम बम गिरा तो उसके बाद बहुत सारी छायाएं अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि किस तरह से वहां पत्थरों पर अंकित हैं। उजड़ी सड़कों की गच पर, उजड़ी हुई सड़कों के गच का मतलब है रास्तों पर, अब तक वह दिखाई पड़ रही हैं किनारियों पर, सड़कों का, सड़कों के किनारों पर। वहां जब वो देख रहे थे उस दौर की बात हो रही है। अभी तक तो खैर नहीं है, अब तक तो जापान ने बहुत विकास कर लिया है और चीजों को उसने बहुत बेहतर बना दिया है। जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर इतनी इतनी अद्भुत जिजीविषा थी कि इतने बड़े परमाणु हमलों के बाद, एटम बम के हमलों के बाद, उसने अपने आप को फिर से मजबूत किया, उठ खड़ा हुआ और आज फिर से वो पूरे विश्व को आ, दिशा दिखाता है। और अद्भुत प्रकार का एक देश प्रेम वहां के लोगों में देखने को मिलता है। उजड़ी सड़कों की गच पर, यानी कि रास्ते पर, अलग अलग जगह पर, पत्थरों पर छायाएं अंकित हैं अब तक। अब तक कहने का मतलब मेरा वही है जिस समय ये कविता लिखी गई। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव का ही तो बनाया हुआ था एटम बम, कहीं आसमान से तो आया नहीं था, ईश्वर ने नहीं बनाया था, मानव ने बनाया था। सूरज किसके कहा गया है? एटम बम को। मानव को भाप बनाकर सोख गया। मनुष्य ने मनुष्य को नष्ट करने के लिए ऐसा हथियार बनाया कि मनुष्य ने मनुष्य को उस हथियार से समाप्त कर दिया। तो आप एक एक पढ़ते होंगे, एक निबंध आता होगा कभी आपकी परीक्षाओं में, विज्ञान अभिशाप या वरदान। विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप है? ठीक है, विज्ञान अपने आप में न तो वरदान है और न अभिशाप है। विज्ञान तो एक साधन है। वरदान अच्छे हाथों में पड़े तो वरदान हो जाता है और बुरे हाथों में पड़े तो अभिशाप हो जाता है। तो यहाँ भी यही था। एटम की जो शक्ति थी उससे बिजली भी बनाई जा सकती है। हमारे घरों में जो बिजलियां चल रही हैं, इंटरनेट चल रहा है, लाइट चल रही है, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, ये सब विज्ञान के प्रभाव से है। उस एटॉमिक जो ऊर्जा है उससे आज बिजली बन रही है और बहुत सारे संयंत्र चल रहे हैं। लेकिन यदि उसी एटम का प्रयोग, उसी एटॉमिक ऊर्जा का प्रयोग बम बनाने में कर दिया जाए तो वह एक ही मिनट में अभिशाप हो जाता है, लोगों की हत्या का एक बड़ा साधन बन जाता है। तो चलिए, पत्थर पर लिखी हुई है जली हुई छाया। अब उस छाया को कहा जा रहा है, उस छाया जो उन्होंने देखी उस समय, कहा गया ये जो छाया है ये पत्थर पर लिखी हुई है, यह मानव की साखी है। मानव की साखी है का मतलब साक्षी है इस बात की कि मनुष्य कितना दुर्दांत हो सकता है। यदि मनुष्य किसी विज्ञान के फार्मूले का उपयोग यदि वह जन कल्याण के लिए करे तो बहुत बेहतर, लेकिन यदि वह मानवता को नष्ट करने के लिए करे तो वह कितना दुर्दांत हो सकता है, यह इस बात की साक्षी है, इस बात का सबूत है। जली हुई छाया मानव की आ, विनाशकारी शक्ति की साक्षी है, सबूत है। तो ये एक बहुत उम्दा कविता है। और कुछ एक छोटी छोटी कविताएं, दो कविताएं छोटी छोटी हैं जिन पर हम बात करेंगे, जो पुल बनाएंगे। तो पहले कविता पढ़ लेते हैं, एक ही बार हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो कविता है इसका बहुत अच्छा एक अर्थ है और बहुत अच्छा इसमें संदेश है। क्या कहा गया है कि जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। जो पुल बनाने वाले लोग होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। पुल बनाने वाले लोग, आप इसको राम और राम के साथ जो वानर सेना थी उसके द्वारा बनाए गए पुल से इसको जोड़ सकते हैं। उसी मिथक का प्रयोग इसमें किया गया है। राम की कथा से, रामायण की जो कथा है वहां से ये मिथक लिया गया है, एक संदेश लिया गया है। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। आपने कई बच्चों को अपने माँ बाप से इस तरह से कहते हुए, झगड़ते हुए देखा होगा कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ऐसा कहते हैं माँ बाप से कई बार बच्चे, जब घर में आपस में लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ठीक है, लेकिन वास्तव में यदि माँ बाप ना हो तो पुत्र और जो बच्चे हैं वो दुनिया में नहीं आए, पहली बात। और फिर जो माँ बाप होते हैं वो बहुत मेहनत करके वो बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब बच्चे सफल हो जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे विदेश चले जाते हैं और बच्चे और उनके माता पिता जो है वो एक बहुत छोटे से घर में अपना जीवन बड़े कष्ट में बिताते हैं। कई कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ ऐसी बातें कही, ऐसा एक संदेश दिया गया है कि पुल बनाने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। यानी कि जो लोग नींव रखते हैं किसी चीज की, उनको भुला दिया जाता है।
जो लोग किसी काम को शुरू करते हैं उनको भुला दिया जाता है, और जब बात आती है तो ऊपर ऊपर के लोग, जो लाइमलाइट वाले लोग होते हैं, वो छा जाते हैं और उस पूरे काम का क्रेडिट ले जाते हैं। अगर हम ताजमहल की बात करें, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ताजमहल किसने बनवाया? आप में से कोई बताएगा ताजमहल किसने बनवाया? जाने। हाँ जी, शाहजहां ने बनवाया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ताजमहल किसने बनाया, तो आप ताजमहल को बनाने वाले हजारों मजदूरों में से एक का भी नाम नहीं बता पाएंगे। ठीक है? तो ताजमहल जिसने पैसा लगाया, जिसने पसीना नहीं बहाया, जिसने पसीना नहीं बहाया, जिसने एक पत्थर उठा करके वहां नहीं लगाया, जिसने उसमें छोटी छोटी बेल बूटे चित्रकारी की, जो उसको सुंदर बनाने में जिन्होंने मेहनत की, उन कलाकारों, उन शिल्पकारों का नाम हम नहीं जानते। हम शाहजहां का नाम जानते हैं। हम लाल किला बनाने वाले का नाम नहीं जानते, हम बनवाने वाले का नाम जानते हैं। ऐसे ही आ, तमाम तरह के आप उदाहरण उठा सकते हैं कि जो लोग बनाते हैं उन्हें लोग भूल जाते हैं, और बाद में उसका एडवर्टाइजमेंट करके, उसको इस तरह से प्रचारित करके कि यदि मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता। ठीक है? इस तरह से जब प्रचारित किया जाता है, तो वो लोग जो वास्तव में उस काम को शुरू करने के या उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थे, उन लोगों का जो हक है वह छीन लिया जाता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो पुल बनाएंगे वह निवृत्त पीछे रह जाएंगे, सेनाएं हो जाएंगी पार। क्या होता है? रामायण जब भी होती है तो सेनाएं पार हो जाती हैं, लोग पार हो जाते हैं। मारे जाएंगे रावण, रावण भी मार दिए जाते हैं, जो दुष्ट होते हैं वो मार दिए जाते हैं। जयी होंगे राम, राम जीत जाते हैं। लेकिन जो निर्माता रहे, कौन निर्माता रहे? वानर। वानर थे ना जो निर्माता थे। इतिहास में वो बंदर कहलाएंगे। इतिहास में उन्हें बंदर कहा जाता है, यानी कि मूर्ख कहा जाता है। अब इसको आप राम की कथा से बाहर निकाल के लाएं और ये कहें, ये समझें कि जो निर्माता रहे, जो इस भारत को का जिन्होंने निर्माण किया, हम कहते हैं उन्होंने किया क्या? आजकल लोग गांधी जी को बड़ी गाली देते हैं, आजकल लोग नेहरू जी को बड़ी गाली देते हैं, आजकल अंबेडकर साहब को बहुत गाली देते हैं लोग। ठीक है? और कहते हैं कि इन लोगों ने किया ही क्या था, है ना? ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे लोग आप देखें, इन्होंने क्या किया था कि ये नहीं होते, ये नहीं होते, ये नहीं होते तो हम हमारा देश पहले ही आजाद हो जाता, या हमारा देश पिछड़ा हुआ नहीं होता। तो इस तरह की बातें हमारे जो भारत के निर्माण करता रहे उनके बारे में कही जाती हैं। उनको मूर्ख बताया जाता है। और जिन्होंने युद्ध नहीं लड़े, जिन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, जिन्होंने क्रांति में सब भाग नहीं लिया, जिन्होंने अपने घर का एक अपने घर के बच्चों का खून नहीं बहाया, वो लोग उनकी शहादतों पर, उनके योगदान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और उन्हें मूर्ख समझते हैं। इसको आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि जो आम आदमी है, जो आम आदमी है, छोटा मोटा रोजगार करता है, लेकिन वो सरकार को चलाता है, पैसा दे करके, इनकम टैक्स दे करके, टैक्स दे करके, जीएसटी भर के। आप सब लोग चलाते हैं सरकार को? नहीं चलाते। सब लोग सरकार को चलाते हैं, और उसके बाद भी आपको मूर्ख बनाया जाता है सरकारों के द्वारा। सरकारों का ये एक उद्देश्य रहता है कि किसी तरह से जनता से ज्यादा उनको अलग अलग मुद्दों में उलझा करके उन्हें मूर्ख बनाए रहो, और किसी तरह ये हमें वोट दे दें, और बस वोट देना ही उनका उद्देश्य रह जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल राष्ट्रीय जो हमारे नेता हैं, हम केवल उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ये आम आदमी के जीवन में भी होता है। एक परिवार में भी ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चे के लिए कुछ करते हैं और बच्चा अंत में जाकर पूछता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? तो जो निर्माता होते हैं उनको मूर्ख समझा जाता है। चलिए, एक और कविता है इनकी, सांप। ये बहुत इनकी चर्चित कविता है, बहुत छोटी सी कविता है। और सांप जो कविता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सांप? सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। हे सांप, तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में भी नहीं बस रहे। नगर में रहने वाले लोग, बसे हुए लोग अपने आप को क्या समझते हैं? बड़ा सभ्य समझते हैं। ठीक है? सांप से प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम तो शहर में नहीं रहते, नगर में भी नहीं रहते, तो एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तो फिर डसना कहाँ से सीखा है और जहर कहाँ से पाया है? यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लोग सभ्य हैं और नगर में बसे हुए हैं, अपने आप को सभ्य समझते हैं, नगर में बसते हैं, वास्तव में वो लोग
बड़े जहरीले होते हैं और लोगों को डसना उनका स्वभाव होता है। ठीक है, नगर में रहने वाले लोग। हालांकि आजकल गांव भी नगर हो चुके हैं, गांव का भी नगरीकरण हो चुका है, गांवों में भी इसी प्रकार की मानसिकता देखने को मिलती है। लेकिन ये जो कविता है वो वास्तव में हमारे ग्रामीण जीवन की जो सहजता है, सरलता है और प्रेम पूर्ण जो वातावरण वहां होता है गांव में, उसको रेखांकित करती है कि गांव में तो बड़ा प्रेम होता है, एक दूसरे को देख करके लोग आनंदित होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, सुख दुख उनके साथ बांटते हैं और किसी के दुख में शामिल होते हैं। किसी का सुख होता है तो उसे अपना सुख समझते हैं, किसी का दुख होता है तो उसे भी अपना दुख समझते हैं और एक बड़ा मृदु व्यवहार एक दूसरे के साथ गांवों में होता है। ऐसा उन्होंने अपने समय ये समझा था। हालांकि आज स्थितियां थोड़ी सी बदल गई हैं और गांवों में भी नगरीकरण हो गया है, इसीलिए गांवों में भी आप देखते होंगे कि बड़ी ईर्ष्या का वातावरण बन गया है। नालियों पर गांवों में भी झगड़े, पहले शहर में होते थे झगड़े, नालियों पर झगड़े होना, छोटी छोटी दीवारों पर झगड़ा हो जाना, गांवों में नहीं होता था पहले। लेकिन अब गांवों में भी वह वातावरण बनने लगा है। तो कवि कहता है कि जिस तरह से गांवों में सहजता, प्रेम, सौहार्दपूर्ण वातावरण होता था, शहर में ऐसा नहीं होता था। तो हे सांप, तुम तो शहर में नहीं रहते, नगर में भी नहीं रहते, तो बताओ तुमने किससे डसना सीखा है, जहर कहाँ से पाया है? क्योंकि डसना तो काम शहर के लोगों का है और बड़े जहरीले हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, एक दूसरे के लिए खड्डा खोद देते हैं, एक दूसरे को गिराने की इच्छा रखते हैं, एक दूसरे की टांग पकड़ करके उसको पीछे धकेलने का काम शहर के लोग किया करते हैं। तो शहर के लोगों की अवसरवादिता को यहाँ पर उन्होंने रेखांकित किया है और सांप के माध्यम से व्यंग किया है उन लोगों पर। सांप से उनकी दुश्मनी नहीं है, सांप से तो उनसे उन्होंने केवल ये कहा है कि भाई तुम्हारे अंदर जहर है ना, और तुम डसते भी हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी शहर वाले से तुमने सीख ले ली है, शहर वाले किसी आदमी ने तुम्हें सिखा दिया है कि कैसे डसा जाता है, क्योंकि डसने में तो वही निपुण है, डसने में तो वही पारंगत है। तो इस तरह से सांप के माध्यम से वो शहर के लोगों की जो अवसरवादी मनोवृत्ति है और द्वेषपूर्ण भावना लिए जो रहते हैं, उस पर उन्होंने चोट की है, व्यंग्य किया है। तो ये जो दो कविताएं हैं, सांप और जो पुल बनाएंगे, वो जो ये दोनों कविताएं व्यंग्यपूर्ण कविताएं हैं। और जो तीसरी हिरोशिमा जो कविता थी इनकी, वह कविता जो है विज्ञान का विवेकपूर्ण प्रयोग करने की प्रेरणा प्रदान करती है और एक दृश्य दिखाती है कि यदि विज्ञान गलत हाथों में आ जाए या बुरे लोग विज्ञान का प्रयोग करने लगें, तो वह कभी भी मानव हित में नहीं हो सकती है। जैसा कहा जाता है कि चाकू है, चाकू अपने आप अच्छा या बुरा नहीं होता है। चाकू से आप फल भी काट सकते हैं, उपयोगी है। आप चाकू से सब्जी काट सकते हैं, बहुत उपयोगी है। चाकू से और आप कुछ अच्छे काम कर सकते हैं जो आप दूसरी चीजों से नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाकू से किसी का कत्ल कर दें, किसी की हत्या कर दें, तो वह भी किया जा सकता है। लेकिन चाकू निरपेक्ष है, चाकू कहता है कि भैया मुझे नहीं पता तुम मेरा क्या प्रयोग करते हो। चाकू जिसके हाथ में है वह निर्णय करता है कि चाकू से किए जाने वाला काम अच्छा है या बुरा है। तो हिरोशिमा पर जो दो बम गिरे, वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बदला लेने की भावना से गिराए गए थे। लेकिन उसके बाद मनुष्य ने ये बहुत सीखा है कि मनुष्य को विज्ञान का विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही।